जैसे ही एकनाथ शिंदे एयरपोर्ट पहुंचे गुवाहाटी के, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए सुनाते हैं आपको। मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और गुवाहाटी क्यों आए? शिंदे जी मराठी संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघतंय। जो अप्रोच रहा है मराठीत शिंदे जी रहा है, क्या कहेंगे उसको? सूरत वरून मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। शिंदे जी, काही आमदार तुमच्या बरोबर इथे आले, किती आमदार आहेत? किती आमदार No, I don't know. Because 2-3 of my MLA friends, they said that they are coming to Assam. So I came to receive them in the early morning. So they have already left and I am going to my home now. और इस बड़ी खबर पे हम लगातार बने हुए हैं और मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरत से भूपेंद्र सिंह है और मुंबई की तमाम अपडेट्स हम तक दीपक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से सूरत का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, अगर हम पूरे इस प्रकरण को देखें तो गुजरात का बहुत ही अहम रोल रहा है। योग दिवस का दिन था और दूसरी तरफ से आर पाटिल जो हैं पूरा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया इस चेंज के लिए, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनका बहुत बड़ा रोल था कि किस तरीके से सभी विधायकों को मुंबई से सूरत में शिफ्ट किया जाता है, होटल ली मेरिडियन में सेटल किया जाता है। अब उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्या कमियां रह गई जो शिफ्ट करना पड़ा सभी को गुवाहाटी? देखिए, गुवाहाटी जाने के पीछे की जो एक वजह साफ साफ दिखाई दे रही है, जैसे पहले मैं कहा मैंने कि मुंबई बहुत ज्यादा नजदीक है सूरत से, कुछ ही घंटों का सफर है, तो कोई भी वहां से यहां पहुंच सकता है। कई कोशिश की गई यहां पर, रविंद्र फाटक और मिलिंद नार्वेकर के जरिए उद्धव ठाकरे ने दोनों को भेजा था यहां पर शिव सैनिकों को मनाने के लिए, उनके जो विधायक थे उनको मनाने के लिए बातचीत भी हुई बहुत देर तक, तो ये सिलसिला फिर से दोहराया जा सकता था। इसके अलावा जो विधायक यहां पर मौजूद थे उनमें से कई के परिवार जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे, खास करके नितिन देशमुख जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था दर्द की शिकायत के बाद में, उनका परिवार यहां पर पहुंचा और उनके परिवार ने ये आरोप भी लगाया था कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। पहले मारपीट का आरोप लगाया, बाद में उन्होंने अपने बयान बदले के उन्हें दर्द हो रहा था, उसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनको फिर बाद में अस्पताल में उन्होंने, जब एकनाथ शिंदे उनसे मुलाकात करने गए थे तो एकनाथ शिंदे से उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन एकनाथ शिंदे से वो मुलाकात नहीं कर पाए। तो कई तरह की दबिश जो है बनाना थोड़ा आसान हो जाता अगर यहां पर रहते तो। गुजरात में सूरत के मुंबई से सूरत आकर या फिर मुंबई से बार बार विधायकों को यहां भेजकर या अन्य नेताओं को भेजकर, परिवार को भेजकर एक दबिश बनाने की, दबाव बनाने की जो है कोशिश की जा सकती थी। तो एक खतरा बना था यहां पर एकनाथ शिंदे के लिए कि कोई भी उनका विधायक जो है वो हो सकता है उनको उनकी बातों में आ जाए या फिर से रजामंदी उसकी हो जाए शिवसेना में जाने की, तो वो टूट हो सकती थी। अब तक जो उन्होंने पूरा जमावड़ा किया था, जाहिर सी बात है अगर वो 41 विधायकों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं तो इसके पीछे बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग रही होगी, ये एकाएक नहीं हुआ होगा। और विधान परिषद के जिस तरह के नतीजे आए वो भी बता रहे हैं कि ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा होगा। पूरी प्लानिंग के तहत जब सब कुछ ये किया जा रहा है तो ऐसे में कोशिश ये की जाती है कि जो भी संबंधित पार्टी है उससे दूर रखा जाए, जितने भी लोग उसको असर कर सकते हैं उनसे दूर रखा जाए। तो सूरत कहीं ना कहीं मुंबई से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, उनकी पकड़ में आ सकता था और भी कोशिशें हो सकती थी, कोई ना कोई असर डाला जा सकता था। तो यही वजह हमें फिलहाल दिखाई दे रही है गुवाहाटी जाने की, ताकि बहुत शिवसेना के जो विधायक हैं या नेता हैं वो वहां तक पहुंच ना पाए और उनके जो भी चीजें हैं, क्योंकि कई बार बातचीत के जरिए कोई प्रलोभन देकर या फिर कोई शर्तें मानकर चीजों को बदला जाता है। तो ऐसा कोई चांस मुझे लगता है एकनाथ शिंदे नहीं लेना चाहते थे और यही वजह है कि उन्होंने सूरत के ली मेरिडियन से गुवाहाटी जाना मुनासिब समझा। जी बिल्कुल, और दीपक दुबे भी हमारे साथ मुंबई में जुड़े हुए हैं। दीपक, जैसा कि भूपेंद्र बता रहे हैं कि फासले को बढ़ाया गया ताकि मोर्चेबंदी में कोई कमी ना रहे, जो किलाबंदी किया गया है वो इंटैक्ट बना रहे। अब जिस तरह के निगोशिएशंस कर रहे हैं शिंदे, उसे देखकर क्या लग रहा है, शिवसेना झुकेगी क्या?
जी अभिलाषा, जिस तरह से शिवसेना का रवैया रहा है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे, और मैं बात करूं सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण संजय राउत की, जिस तरह से बीजेपी को लेकर लगातार वो निशाना साधते रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं और लगातार बगावती तेवर अपनाते रहे हैं पिछले 2.5 सालों से। ऐसे में बड़ा ही कहना ये जल्दबाजी होगी कि आखिर क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे की शर्तों पर झुकेगी, क्योंकि 2.5 सालों में बहुत ज़्यादा दरार दोनों बीजेपी और शिवसेना के बीच आ चुकी है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अगर अखिलेश यादव और मायावती मिल सकते हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार मिल सकते हैं, तो हो राजनीति में कुछ भी सकता है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की परिस्थिति रही है और जिस तरह से अगर बात की जाए कि ठाकरे अपने आप को ठाकरे कहते हैं, शब्दों पर कायम रहते हैं, तो क्या आखिर एकनाथ शिंदे अपने जो उन्होंने शर्तें रखी हैं, क्या उद्धव ठाकरे उसको मानने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि 2.5 साल का वक्त बीत चुका है। जिस तरह से शिवसेना ने जब 2019 में जब सरकार फॉर्म हो रही थी, उस वक्त भी शिवसेना की तरफ से इसी बगावती तेवर को लेकर बीजेपी से अलग हुई थी कि 2.5 साल हमारे और 2.5 साल आपके। लेकिन उस वक्त ये बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हमने 2.5 साल की बात कभी की ही नहीं थी, आप छोटे भाई की भूमिका में हैं, हमेशा उसी में रहिए। उस पर भी शिवसेना काफी उखड़ गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे, जिस तरह से उन्होंने कई बार केंद्र सरकार को हो, प्रधानमंत्री को हो, फडणवीस को हो, जिस तरह से उन्होंने तीखा जवाब दिया हुआ है, लगातार करारा जवाब सामना के माध्यम से देते रहे हैं, और खासतौर पर संजय राउत जिस तरह से तल्खी से केंद्र सरकार से लेकर भाजपा के तमाम बड़े कद्दावर जो महाराष्ट्र और मुंबई के नेता हैं, उन पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे की बातों को मानेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राजनीति है अभिलाषा, हो कुछ भी सकता है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ट्रबल शूटर की भूमिका में एकनाथ शिंदे, जो अब तक एक कवच बनकर शिवसेना को लेकर एक ढाल की तरह बचाते रहे हैं, 1991 हो, 2005 हो, 2006 हो। ऐसे में क्या अब ये कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ी घातक सिद्ध हो चुके हैं? क्योंकि पहले भी जब महाविकास अघाड़ी का गठबंधन हो रहा था, उस वक्त भी जो सूत्रों से हवालों से खबर थी और मीडिया में ऐसी बहुत सारी अफवाहें थी कि बीजेपी की तरफ से ये ऑफर दिया गया था कि एकनाथ शिंदे अगर डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उस वक्त के हालात शायद ऐसे ना रहे हों, लेकिन उनका संपर्क चंद्रकांत पाटिल हों, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, उनसे उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। कई तस्वीरें भी सामने आई थी। ऐसे में बीजेपी लगातार इस उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि अगर एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी के पाले में आते हैं तो शिवसेना को एक बड़ा झटका लग सकता है, शिवसेना को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आगामी कुछ ही महीनों के बाद, बात की जाए दिसंबर, जनवरी या फरवरी में बीएमसी का इलेक्शन है, जिसका बजट 45,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में बीजेपी की नज़र बीएमसी पर भी है, जिस पर एक छत्र, अगर राज की बात की जाए तो 20 से 25 सालों तक शिवसेना उस पर काबिज रही है। तो बीजेपी इस बार किसी भी तरह से बात की जाए तो बीएमसी पर काबिज होना चाहती है और वो हर तरह की तरकीबें अपनाने की कोशिश करती है। जिस तरह से कल भी बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि फल पकने में वक्त लगता है और फल पक चुका है, अगर कोई आना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। यानी कि साफ है, बीजेपी पूरी जोर आजमाइश काफी वक्त से कर रही थी, आखिरकार अब फल लगता है ऐसा कि पक चुका है। यही वजह है कि पहले मुंबई से आपको बता दें कि जब आदित्य ठाकरे अयोध्या गए थे, एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ वहां पर मौजूद थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जब अयोध्या में थे तो उनके करीबी, इन्हीं जो विधायक जो आज बागी हैं, उन्हीं में से करीबी लोग और एकनाथ शिंदे को घेरे हुए थे। और महज एक हफ्ते के अंदर ये खेला हो गया कि एकनाथ शिंदे मुंबई से सूरत पहुंच जाते हैं, सूरत से अब गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। जो सीआर पाटिल हैं, राजस्थान के माफ करिएगा गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे तड़के सुबह
परसों जब वो पहुंचते हैं और तड़के सुबह वो मिलने पहुंच जाते हैं, 2:30 बजे कंट्रोल से कॉल जाता है, आला अधिकारियों का कॉल जाता है कि सूरत के उस बड़े होटल की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाए। यानी कि प्लानिंग पहले से ही थी, रणनीति पहले से तय की जा चुकी थी, बस इंतजार था सही मौके का। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने पहले राज्यसभा की जिस तरह से चुनाव हुए उसमें और विधान परिषद के 2 दिन पहले के चुनाव हुए, जिस तरह से 5 की 5 सीटें उन्होंने एक चाणक्य की भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति में अदा करते हुए हासिल की हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद ही यह कदम उठाया गया कि अब वो आश्वस्त हो चुके थे कि शायद अब महाराष्ट्र में एक बड़ी राजनीतिक पारी को अब खेला जा सके। जी बिल्कुल दीपक, बहुत ही विस्तार से आपने जो महाराष्ट्र की सियासत है और उसका बैकग्राउंडर भी हमें समझाया है कि क्यों इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। एक नज़र जरा बीजेपी खेमे पर डालें, खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें कि एक स्ट्रांग नेता के तौर पर तो हम देखते ही हैं और बड़े खेल भी वो कर देते हैं। यही वजह है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी दी गई है बीजेपी की तरफ से। ऑपरेशन कमल को आगे बढ़ाया है जिस तरीके से बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में, उसे देखते हुए महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट है ये? और देवेंद्र फडणवीस ने जो बिसात है राजनीति के इस शतरंज की, वो कितनी मजबूती से बिठाई है, उन पर आपसे टिप्पणी चाहूंगी। दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगातार आपको हम महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं। दीपक, अगर आप सुन पा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आज क्या कुछ कर सकते हैं, उन्होंने क्या एहतियातन कदम उठाए हैं और कितनी मजबूती से जो ये पूरी घटनाक्रम है उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, कॉन्फिडेंटली उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कदम उठाए हैं? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से गोवा के चुनाव हुए उसमें उन्होंने पर्यवेक्षक के रूप में एक बड़ी भूमिका अदा की थी और गोवा में सरकार को फॉर्म किया था। और इसके साथ साथ जिस तरह से राज्यसभा हो, विधानसभा हो, तमाम चुनाव की बात की जाए तो उन्होंने अपने नेताओं की जिस तरह से पकड़ अपने अंदर बना कर रखी थी, यही वजह है कि हर बार उनको जीत मिलती रही है। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे में जिस तरह से घटनाक्रम बन रहे हैं, अभी तक फडणवीस ज्यादा कुछ खोलकर नहीं बोल रहे हैं। उसके पीछे की वजह है कि महाविकास अघाड़ी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि खेला जो हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। यहां तक कि आपको अभिलाषा बताने की कोशिश करूं, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी ये खुलकर मीडिया के सामने कहा था कि फडणवीस की अहम भूमिका थी इस चुनाव को जिताने में। यानी कि देश की राजनीति का एक चाणक्य अब इस वक्त जिस तरह से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया चाणक्य अब पैदा हो रहा है या फिर उत्पन्न हो चुका है और लगातार वो शिखर पर पहुंचता जा रहा है। तो शरद पवार ने भी उस वक्त तारीफ की थी। फडणवीस के अगर बारे में बात की जाए तो फडणवीस बहुत शांत रहते हैं, वो बहुत ही दिमाग से खेल खेलते हैं, लेकिन उनके और उनके करीबी लोग जो हैं वो ना सिर्फ अपने पक्ष में अगर कोई भी बगावत करना चाहे उसके बारे में जानकारी रखते हैं, बल्कि विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं या फिर विधायक या सांसद हैं उनके बारे में भी एक एक पल की जानकारी रखते हैं। कौन कब कहां हमारे पाले में आ सकता है, उसका राजनीतिक फायदा कब हमें मिल सकता है। आपने देखा होगा कि जब एंटीलिया कांड हुआ था तो विधान परिषद के वो विपक्ष के नेता थे और उन्होंने तमाम कागजातों के साथ जब महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला था, उसका नतीजा ये था कि अनिल देशमुख को जेल जाना पड़ा था। उसका नतीजा ये था कि जब दूसरा मामला दाऊद से जुड़ा हुआ आया, उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला आया, तो नवाब मलिक ने जिस तरह से कटाक्ष उनकी पत्नी को लेकर किए थे, अमृता फडणवीस को लेकर, तो उसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस काफी उस वक्त शांत रहे। लेकिन जब खेला किया गया तो उसमें उनको भी निशाना बनाया गया और नवाब मलिक भी जेल चले गए।
ये काबिलियत है देवेंद्र फडणवीस की, वो क्योंकि मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं, वो बहुत से बारीक जब वो मुख्यमंत्री थे एक से एक बारीक जानकारी अपने पास रखते थे। महाराष्ट्र मुंबई की कोई भी घटनाक्रम हो, अगर आप उनके साथ बैठे तो वो हर बारीक जानकारी आपको एक लाइन आपके बोलने पर वो पूरी जानकारी बता देते थे, क्योंकि वो अपने तमाम जो सचिव उस वक्त के थे और आज के तमाम जो उनके करीबी नेता हैं या फिर कहें कि सरकारी महकमों में बड़े ओहदे पर पुलिस महकमे में हैं लोग, वो आज भी उनको तमाम जानकारियां मुहैया कराते हैं। और यही वजह है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हो या फिर जिस तरह से उन्होंने राजनीति को अपने आगे चरम पर लेकर जा रहे हैं, यही वजह है कि उनको लगातार जीत मिलती जा रही है। उनका वर्चस्व अब महाराष्ट्र के बाहर भी दिखना शुरू हो चुका है। बिल्कुल दीपक, यानी शिवसेना में क्या चल रहा था, वो बहुत पहले भाग गए और जैसे ही मौका मिला उन्होंने खेल कर दिया। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र का ये प्रकरण, क्या इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? बीजेपी को एक एज मिलता हुआ दिख रहा है क्या आपको इस पूरे प्रकरण से? देखिए, जाहिर सी बात है, जब कोई भी पक्ष ताकतवर होता है तो उसका फायदा उसको जरूर होता है, वो चाहे कहीं पर भी हो। बीजेपी जिस तरह से कहीं पर भी सत्ता में है, कई राज्यों में सत्ता में है और गुजरात में तो पिछले काफी सालों से 27 सालों से कह सकते हैं कि सत्ता में है, और उसका पड़ोसी राज्य में भी अगर उसकी सरकार होती है तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। दक्षिण गुजरात का बहुत सारा हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं। वलसाड़ के आगे आप जाओ तो लगभग जो महाराष्ट्र के बॉर्डर हैं, धानू है, वानगांव है, पालघर है, और यहाँ पर दक्षिण गुजरात के वलसाड़, वापी और ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कल्चर वाइज भी। और इस समय आप देख सकते हैं कि अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं तो वो भी महाराष्ट्र से आते हैं, CR पाटिल, जो इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बहुत ज्यादा फायदा इसका इस तौर पर भी हो सकता है कि एक मजबूत पड़ोसी उनको मिल जाता है। अगर किसी भी तरह की रणनीति उन्हें प्लान करनी है, किसी भी तरह की मदद चाहिए, किसी भी तरह का प्लान चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव होते हैं, बहुत सारे मोहरे बिछाने होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती है, एक एक जगह पर पहुंचना होता है, रिचेबल होना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के चुनाव आते हैं तो देश के कोने कोने से तमाम पक्ष अपने वो नेता जो इन्फ्लुएंस रखते हैं किसी समाज पर, किसी पक्ष पर, किसी पार्टी पर, उनको भी बुलाया जाता है प्रचार के लिए। अगर उत्तर भारतीयों की यहाँ पर बात की जाए तो योगी आ जाते हैं प्रचार करने के लिए, मराठियों के। बिल्कुल भूपेंद्र, यानी कि असर इसका पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। महाराष्ट्र की बात करें तो पहले छगन भुजबल, फिर राज ठाकरे और उसके बाद नारायण राणे और अब एकनाथ शिंदे, एक एक कर बड़े बड़े स्तंभों ने शिवसेना के आधार को हिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ठाकरे परिवार और मातोश्री और मजबूत बनकर उभरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।